Hello everyone, welcome back to all of you. It's something about me. माहौल बजट का है, सबकी निगाहें सरकार पर है। जाहिर है बजट में क्या क्या पेश हुआ, क्या नहीं हुआ। बजट को समझने से पहले हमें बजट शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। बजट शब्द की शुरुआत कब से हुई है, इसके मायने क्या क्या हैं। जब तक हम इनको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे हम बजट को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आज हम इसका बेसिक देखेंगे, इसी के बाद आप बजट को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बजट शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा में एक वर्ड होता है बूजट। बूजट मीन्स चमड़े का थैला। तो इसी से ये वर्ड आया है, बूजट से, चमड़े के थैले से। अब इसके पीछे की थोड़ी स्टोरी समझो कि 1733 में इंग्लैंड में रॉबर्ट वोलपोल नाम के प्रधानमंत्री होते हैं। रॉबर्ट वोलपोल। तो जो रॉबर्ट वोलपोल हैं वो क्या लेकर आए थे अपनी पार्लियामेंट में, एक नया ही कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। नया कॉन्सेप्ट जब भी आता है, आपको पता है कोई अलग से चीज करता है तो सब उसके बारे में बोलते हैं। पॉजिटिव बोलने वाले भी आपको मिल जाएंगे और नेगेटिव बोलने वाले भी मिल जाएंगे। तो रॉबर्ट वोलपोल एक नई चीज लेके आए। उन्होंने बोला कि मैं पार्लियामेंट में पूरे साल की आय और व्यय का, आय का कि क्या क्या हमें आमदनी हुई और क्या क्या खर्चा हुआ, उसका ब्यौरा लेकर के आया हूं पूरी साल का। तो वो आय और व्यय का पूरा ब्यौरा लेकर संसद में पेश हुए। संसद में पेश होते हैं कैसे? एक चमड़े का थैला लेकर, वो उसमें अपनी सारी जो कागज पत्री होंगी वो डाल के लेके आए होंगे चमड़े के थैले में। तो रॉबर्ट वोलपोल साहब आय और व्यय का जो ब्यौरा है वो चमड़े के थैले में डालकर संसद में लेके आए। अब एक संसद वालों के लिए, जो सदस्य थे, उनके लिए एक नई चीज थी। ऑब्वियसली नई चीज आती है तो उसका विरोध भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी। तो जो विपक्ष था उसने इसको की क्या नाम दिया? बूजट। उन्होंने इसको नाम दे दिया बूजट, क्योंकि चमड़े के थैले में लेके आए थे। ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो 1733 में, जब उस टाइम तक बजट शब्द नहीं आया था, यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि 1733 तक ये बजट शब्द नहीं आया था, क्योंकि ये आय व्यय का ब्यौरा ही उस टाइम कहलाया था। आय और व्यय का जो ब्यौरा है वो ही उस टाइम तक कहलाया था कि ये आय और व्यय का ब्यौरा है। 1733 में जब ब्रिटेन में रॉबर्ट वोलपोल ने आय व्यय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, उस टाइम तक ये बजट नहीं था। क्या कहलाता था? आय और व्यय का ब्यौरा। यहाँ पे हमें पता है कि हमारे संविधान में भी बजट शब्द का कोई वर्णन नहीं है। हमारे संविधान में भी बजट का वर्णन नहीं है। तो अब हमारे संविधान में क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं। तो 1733 में ये आय और व्यय का ब्यौरा लेकर आए। ठीक है। अब देखो बजट शब्द फिर फर्स्ट टाइम कहाँ प्रयोग हुआ। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व में पहली बार आय और व्यय का ब्यौरा ही बजट है, तो ये कब प्रस्तुत किया गया? तो प्रस्तुत हुआ 1733 में। लेकिन बजट शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ 1803 में। फ्रांस में बजट शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर 1733 भी इंपॉर्टेंट है, आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया था, और 1803 भी इंपॉर्टेंट है कि बजट शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। इस शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था 1803 में। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रांस में। और 1733 ये इंग्लैंड में और ब्रिटेन में। ठीक है, एक ही बात है, इंग्लैंड ब्रिटेन। तो 1733 में ब्रिटेन में रॉबर्ट वोलपोल साहब लेके आए थे। 1803 में बजट शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। अब अपने प्यारे से इंडिया की बात कर लेते हैं। तो हमारे इंडिया में कैसे प्रयोग में आया है? हमें पता है हम इंग्लैंड के, ब्रिटेन के गुलाम थे। तो जो ब्रिटेन में चीजें लागू हो रही हैं तो ऑब्वियसली हमारे इंडिया में तो आनी ही थी। तो जो ब्रिटेन है उसने सोचा कि इंडिया में हम
कुछ ना कुछ आय व्यय का ब्यौरा इंडिया में भी रखें कि इंडिया में कितने खर्चे हो रहे हैं, कितने खर्चे, कितना हमें नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है। क्योंकि आपको पता है जस्ट हमारी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके जस्ट 3 साल बाद ही फर्स्ट टाइम हमने 1860 में बजट पेश किया इंडिया में। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में आपने देखा था कि अंग्रेजों का काफी नुकसान हुआ था, इसीलिए उसके बाद उन्होंने देखा कि हम एक आय व्यय का ब्यौरा तो हम रखें। आपके घर में भी तो होता है ना कि पूरे महीने हमारे इतनी आमदनी होगी, इतने खर्चे होंगे, हम एक टोटल ओवरऑल रखते हैं ना चीजें कि हाँ इतनी आमदनी होगी, इतना खर्चा होगा। ऐसे ही अंग्रेजों ने भी सोचा कि इस क्रांति के बाद हमारा इतना नुकसान हो गया है तो हमारे पास कुछ तो एक होना चाहिए कि जिसमें हमें ये पता लग सके कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है, कितना हमें फायदा हो रहा है। इसीलिए फर्स्ट टाइम जेम्स विल्सन ने क्या किया, भारत में, यहाँ पे भारत, ये स्वतंत्र भारत नहीं है, आज़ाद भारत नहीं है, तो हमने गुलामी में ही फर्स्ट टाइम 1860 में जेम्स विलियमसन ने बजट को प्रस्तुत किया। इसीलिए जेम्स विलियमसन को क्या कहा जाता है, भारत में बजट का जनक। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में बजट का जनक आ जाए या भारत में बजट का जो प्रणेता है वो कौन है, जेम्स विलियमसन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जेम्स विलियमसन बजट का जनक माना जाता है और बजट का प्रणेता जेम्स विलियमसन को माना जाता है। अब 1860 में इसने पेश किया तो उस टाइम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग साग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि किस वायसराय के टाइम में बजट पेश किया गया। फर्स्ट टाइम ये लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जब 1860 में बजट पेश किया गया, 1860 में जब बजट पेश किया गया उस टाइम उन्होंने शाम के 5 बजे बजट पेश किया था। क्यों? क्योंकि बजट काफ़ी महीनों से इतने लोग मेहनत करने के लिए लगे हुए थे, तो उनको लगा कि 5 बजे इवनिंग में पेश करेंगे तो आराम कर लेंगे, जो लोग बजट पेश करेंगे, वित्त मंत्री भी थोड़ा आराम कर लेंगे, इसलिए शाम में बजट पेश किया गया था, उनको आराम मिल सके इसलिए। लेकिन फिलहाल ये प्रथा नहीं है, अब मॉर्निंग में ही हम बजट को पेश कर देते हैं। तो ये 7 अप्रैल 1860 को फर्स्ट टाइम इंडिया में बजट पेश किया गया। हम उस टाइम तक आज़ाद नहीं थे। अब वो घड़ी भी आ जाती है जब हम आज़ाद होते हैं, 15 अगस्त 1947, काफ़ी शुभ दिन है जब हम आज़ाद हो जाते हैं। अब बजट पेश कब किया गया, इस टाइम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये किसने पेश किया, R.K. षणमुखन सेठी। तो इन्होंने स्वतंत्र भारत का, नाम थोड़ा सा हार्ड है प्रोनाउंसिएशन में, तो ये R.K. षणमुखन सेठी हैं। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। तो स्वतंत्र भारत, ये तो हो गया स्वतंत्र भारत। अब गणतंत्र भारत का 1947 में स्वतंत्र भारत का फर्स्ट बजट पेश कर दिया इन्होंने। अब जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, उसके बाद हमें गणतंत्र राष्ट्र बन गए, तो बजट पेश किया गया, वो किसने किया, जॉन मथाई ने। अब गणतंत्र भारत का किसने पेश किया, जॉन मथाई ने। दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत का इन्होंने किया था, इन्होंने स्वतंत्र भारत का पेश किया, लेकिन गणतंत्र भारत जब हमारा संविधान लागू हो चुका है 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम किसने पेश किया, जॉन मथाई ने। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ये भी है कि हमारे संविधान जो है उसमें बजट शब्द का वर्णन नहीं है। संविधान में बजट शब्द का वर्णन नहीं है। तो आखिर बजट शब्द का वर्णन संविधान में नहीं है तो क्या है हमारे संविधान में, संविधान के आर्टिकल 112 में, अनुच्छेद 112 में क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण इसको कहा गया है, ये नहीं कहा गया कि ये बजट है। क्या बोला गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण इसको कहा गया है। ये आर्टिकल 112 में दिया गया है, डायरेक्ट बजट नहीं कहा गया। तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण ही बजट है। अब आखिर ये बजट क्या है, देखो सपोज करो, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। आपके फादर
एक टीचर है, टीचर मान लो आपके फादर एक टीचर है, उनकी एक इनकम आती है, मान लो 100 रुपये इनकम आती है, तो 100 रुपये इनकम आ रही है, तो पूरे महीने का हिसाब तो आप लगा के रखोगे ना कि हाँ इतने दूध में खर्च होंगे, इतने चीनी चाय पत्ती रसोई में, इतने आपकी एजुकेशन में, सब में आपके फादर हिसाब तो लगा के रखेंगे ना सबका, कि हाँ भाई इतने रुपए आ रहे हैं, इतने रुपए यहाँ जाएंगे, इतने रुपए यहाँ, एक हिसाब लगाते हैं ना जो अपने घर का, वो हम क्या बोल देते हैं, हमें घर का बजट के हिसाब से चलना है भाई, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना। ऐसे ही पूरे देश में भी क्या होता है, बजट के हिसाब से भी, कि सरकार भी ये देखती है कि हमारे पास कितनी आमदनी हो रही है और हमारा कितना खर्चा होगा। जो आमदनी हो रही है ये तो हमारी आमदनी होगी, ये हमारा खर्चा होगा, इन दोनों में हमें बैलेंस स्थापित करना है। इसलिए क्या करना है, आमदनी और जो खर्चा होता है उसका हिसाब जो रखा जाता है वही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। जैसे हम अपने घर का हिसाब किताब रखते हैं कि इतने हमारे पास रुपए आएंगे, इतने रुपए हमें ऐसे ऐसे खर्च करने हैं, ऐसे ही जो पूरे इंडिया का, पूरे देश का जो हिसाब रखा जाता है कि इतनी सरकार के पास आमदनी होगी, इतना सरकार का खर्चा होगा, तो ये इसी का ब्यौरा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। समझ में आया बजट क्या होता है? तो यहाँ ये भी ध्यान रखने की बात है कि संविधान में ये वार्षिक वित्तीय विवरण का दिया गया है, डायरेक्ट बजट नहीं लिखा हुआ है। सेम बात है, वार्षिक वित्तीय विवरण ही बजट होता है। ठीक है, अब 112 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गया, कुछ आर्टिकल और इंपॉर्टेंट है जो बजट से इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 265 और आर्टिकल्स 266 डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस आर्टिकल में क्या है, इस आर्टिकल में क्या है। तो आर्टिकल 265 में क्या है कि बिना संसद की अनुमति के कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता, बिना संसद की अनुमति के कोई कर नहीं लगाया जा सकता। और आर्टिकल 266 क्या कहता है कि बिना संसद की अनुमति के कोई भी व्यय या खर्चा नहीं किया जा सकता, तो संसद की अनुमति लेनी आवश्यक है। तो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है तीनों। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, 265 कर नहीं, सरकार बिना संसद की अनुमति के कोई भी कर नहीं लगा सकती। कौन नहीं लगा सकती? सरकार। तो सरकार अनुमति किसकी लेनी होगी? संसद की। सेम, सरकार कोई भी खर्चा नहीं कर सकती, कोई भी व्यय नहीं कर सकती, किसकी अनुमति के बिना? संसद की अनुमति के बिना। समझ में आ गया? तो सरकार 265 में कोई भी नया कर नहीं लगा सकती, किसकी अनुमति के बिना? संसद की अनुमति के बिना। और कोई भी खर्चा नहीं कर सकती, किसके बिना? संसद की अनुमति के बिना। ठीक है तीनों। अब 266 ही 266(1), 266 और 267 ये आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 266(1) में क्या है? संचित निधि, संचित निधि, कॉन्सिलेटेड फंड। ठीक है, और इसमें क्या है, इसको हम आराम से समझेंगे ये क्या होते हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। सार्वजनिक खाता, पब्लिक अकाउंट, और ये हमारी होती है आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से समझो कि अभी डिजिटल का ज़माना है, हम लोग हर चीज़ कार्ड पेमेंट करने लग गए हैं, फ़ोन पे, गूगल पे सब यूज करते हो गए अच्छे से। तो आजकल इसका ज़माना है, चलो मान लो। लेकिन क्या, सपोज करो आप घर से चले हो, ठीक है, घर से चले हो, चलते चलते रास्ते में आपकी चप्पल टूट गई। ओके, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल। चलो आप गाड़ी में चलो, ज़्यादा छोटा नहीं लेते, गाड़ी में आप गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी हो गई पंचर, तो क्या आप उसको बोलोगे पंचर वाले से जो हमारे गांव के पास रहता है, या बिल्कुल छोटी सी उसकी दुकान होती है, उसको ये बोलोगे मैं फ़ोन पे कर देता हूँ? नहीं ना, हम कुछ रुपए तो अपनी जेब में रखेंगे, जेब में रखेंगे ना कुछ रुपए अपने पास। ठीक है, 1 रुपए तो हम यहाँ रखेंगे। दूसरा, आप तो आ गए ऑफिस, घर में क्या हुआ, घर में आपका बच्चा अचानक से बीमार हो गया, तो क्या वो पहले आपके पास फोन करेंगे कि नहीं आप जल्दी से आइए, फिर डॉक्टर के लेके जाएंगे, या खुद पहले डॉक्टर के लेके चले जाएंगे? तो डॉक्टर के लेके जाएंगे तो कुछ रुपए उनके पास होने चाहिए, तो कुछ रुपए आप यहाँ पे अपनी जेब में रखोगे। ठीक है, आपके पास कार्ड है माना, लेकिन कुछ रुपए इमरजेंसी के लिए आप रखोगे, कुछ रुपए इमरजेंसी के लिए घर पे भी रख के आओगे। ठीक है,
तो कुछ रुपए आपने रखे, कुछ रुपए आप घर पे भी रख के आए हो, और कुछ रुपए आपने बैंक में भी रखे। तो आप एक नॉर्मल इंसान हो, तब भी आपने खुद के पास भी रुपए रखे हैं, घर पर भी रुपए रखे हैं, और इमरजेंसी के लिए कुछ बैंक में भी। तीनों जितनी आप एक नॉर्मल इंसान होके तीन तीन जगह, और हमारी मम्मी लोग वैसे भी खुद रुपए छुपा कर भी रखती हैं, तो आप भी इतनी जगह अपने रुपए रखते हो, एक जगह नहीं रखते ना, तो इतनी जगह अपने रुपए रखते हो। लेकिन क्या सरकार, अब ये है कि मोदी जी, ठीक है भाई हमारे इंडिया के पास इतने रुपए हैं, मोदी जी साथ जा रहे हैं, वहीं उनके पीछे पीछे रुपए के ट्रक चल रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारी सरकार भी कई जगह रुपए रखती है, ये नहीं है कि एक ही जगह मोदी जी के पास ही सब रुपए हैं, नहीं। हमारी सरकार जैसे हम भी अलग अलग जगह पे रुपए रखते हैं, ऐसे ही हमारी सरकार भी अलग अलग जगह पर अपने रुपयों को रखती है। तो किस किस में रखती है? तीनों आर्टिकल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पूछ ले जाते हैं कि 266 ए में क्या है, 266 पार्ट 1 सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। तो ये 266(1) और 267 काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 266 संचित निधि, भारत की जो संचित निधि में रुपए रखे जाते हैं वो क्या होगा, 266 में रखे जाएंगे। इस निधि में से आरबीआई के पास रहती है, तो इस निधि में से सरकार संसद की अनुमति के बिना खर्च नहीं कर सकती। तो यहाँ पे खर्च करने के लिए क्या होता है, संसद की अनुमति लेनी अनिवार्य है। ठीक है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 266(1) और 267, ये दोनों। अब ये हो गया, ठीक है। अब ये आकस्मिक निधि, अचानक से कोई बाढ़ भूकंप आ गया, अचानक से रुपए की आवश्यकता हो गई, तो क्या सरकार है वो मीटिंग बैठाएगी, उसके बाद बोलेगी नहीं, अचानक से अगर रुपए की जरूरत है तो ये आकस्मिक निधि में से सरकार रुपए खर्च कर सकती है। ठीक है, ये दोनों। अब ये पब्लिक फंड क्या है, पब्लिक अकाउंट, तो जैसे हमारे पीएफ हो गए, हम बैंक, डाकघर, इनमें रुपए जमा करवाते हैं, तो वो रुपए इसमें जाते हैं हमारे सार्वजनिक खाता में। ठीक है, संचित निधि में रुपए कहाँ से आते हैं, सरकार हमारे ऊपर कर लगाती है, जो आप टैक्स भरते हो वो डायरेक्ट इसमें चले जाते हैं संचित निधि में। अगर आपने बैंक में रुपए जमा करवाए हैं, वापस लोगे आपने एक बार कर दे दिया, उसको वापस तो नहीं लेंगे ना। लेकिन अगर आपने डाक खाने में रुपए जमा करवाए हैं तो हमें वापस तो लेने हैं। तो ये सारे रुपए किस में जाते हैं, सार्वजनिक खाता में, सरकार को हमें इन्हें क्या करना है, वापस देना है। समझ में आ गया तीनों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ज्यादा, संचित निधि और आकस्मिक निधि। अब ये वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो हमारा बजट है, ये कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये चलता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और फरवरी माह में ये क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। और जो बजट बनने की प्रक्रिया वो कब स्टार्ट होती है, नवंबर में। तो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा वित्तीय वर्ष, वो कब से कब तक होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो बजट पेश कब किया जाता है, फरवरी महीने में, और बजट कब बनना स्टार्ट हो जाता है, नवंबर में बजट की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जब फरवरी में हम पेश कर देते हैं, तो एक क्वेश्चन ये भी है कि 75 दिनों के अंदर बजट को पास होना आवश्यक है। कहाँ पे, संसद में 75 दिनों के अंदर इसको पास होना जरूरी माना जाता है। ठीक है, जो बजट सरकार पेश करती है उस बजट में 3 वर्ष के आंकड़े होते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने वर्ष के आंकड़े होते हैं, तो बजट में 3 वर्ष के आंकड़े होते हैं। जो फिलहाल चालू वर्ष है उसके, जो चालू वर्ष है उसके, और जो पिछला वर्ष बीत गया उसके, विगत वर्ष के, पिछला वर्ष बीत गया उसके, और जो आगामी वर्ष आएगा उसका प्रस्तावित अनुमान होता है। आगामी वर्ष का प्रस्तावित अनुमान होता है। ठीक है, तो बजट में 3 वर्ष के आंकड़े बजट में होते हैं। विगत पे जो पिछला वर्ष बीत गया उसके अंतिम आंकड़े, उसके आंकड़े तो सारे आ गए, और चालू जो वर्ष हो गया उसका, और आगामी वर्ष का जो प्रस्तावित अनुमान है वो, तो 3 वर्ष के आंकड़े बजट में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, अब बजट से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में नीचे बताओ, हमने पहले डिस्कस किया है। अब
पहली महिला कौन थी जिसने बजट पेश किया? कौन थी? पहली महिला कौन थी जिसने बजट पेश किया? तो वो कौन थी? हमारी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री भी थी और वित्त मंत्री भी। तो इन्होंने क्या किया? बजट को पेश किया गया था। अब तो पहली महिला पूछे तो इंदिरा गांधी। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री। ये वित्त मंत्री भी थी और प्रधानमंत्री भी, तो इन्होंने पेश किया था। अब पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? पूर्णकालिक कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण, जिन्होंने पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री, बताओ, जिसने बजट को पेश किया गया था। तो नाम आएगा निर्मला सीतारमण। अगर ये पूछे कि पहली महिला बताओ तो श्रीमती इंदिरा गांधी, लेकिन अगर पूर्णकालिक वित्त मंत्री पूछे तो कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी बात ये भी समझ लो कि पहले जो बजट था वो रेल बजट अलग पेश किया जाता था और आम बजट अलग पेश किया जाता था, लेकिन फिलहाल क्या कर दिया? इन दोनों को जोड़ दिया और अब एक ही बजट पेश होता है, अलग अलग बजट पेश नहीं होते हैं। अब एक ही बजट पेश होता है। पहले क्या था कि रेल बजट अलग रेल मंत्री पेश करता था और आम बजट हमारा वित्त मंत्री पेश करता था। अब सबसे ज्यादा बार बजट किसने पास किया? अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए तो सबसे ज्यादा बार बजट किसने पास किया? मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो मोरारजी देसाई ने लगभग 10 बार बजट को प्रस्तुत किया था। तो सबसे ज्यादा बार किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने। अब बजट क्या होता है अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो अब हम अपना यूनियन बजट भी देखेंगे और हरियाणा का बजट भी अच्छे से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक जानना जरूरी था। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हरियाणा का बजट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।